हेलो एवरीवन। तो आज हम जीएस की जो हमारी जो सीरीज चल रही है जीएस में स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स की, उसका हम नेक्स्ट टॉपिक नंबर 8 है ना। आज हमारा टॉपिक 8 है। इससे पहले की जो टॉपिक 7 जो 7वीं वीडियो थी हमारी, उसमें हमने नेशनल पार्क मतलब ज्योग्राफी और एनवायरमेंट और इकोलॉजी का टॉपिक डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स इन इंडिया। आज हम एक करंट का टॉपिक लेके आए हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होगा अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब COP 28 में भाग लेने के लिए UAE गए थे, दुबई में हुई थी। जो ये COP किसकी है, COP होती क्या है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। आपने एक टॉपिक सुना होगा ज्योग्राफी में, क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंट और इकोलॉजी में पढ़ाते हैं क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन से संबंधित, चूंकि इस समय दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इशू है क्लाइमेट, एनवायरमेंट और इकोलॉजी के फील्ड में क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, उसको रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। तो इसके लिए दुनिया इकट्ठी होती है, मीटिंग्स करती है कि क्या क्या स्टेप्स लें जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को क्या कर सकें, काउंटर कर सकें। उसी के लिए ये 28वीं मीटिंग हुई है UAE दुबई में, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे मीटिंग में। तो वहीं से हम आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम अपने चैनल के बारे में, आपको पता है हमारा आरबी का यूट्यूब चैनल है। वनडे एग्जाम्स की सारी इंफॉर्मेशन से आप अपने आप को अपडेट रख सकते हो। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा आरबी का जो टेलीग्राम चैनल है जिसपे सभी SSC और वनडे एग्जाम्स के ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स के कंपाइलेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारी वेबसाइट्स पे थाउजेंड्स ऑफ फ्री मॉक टेस्ट हैं आपके पास। वनडे एग्जाम्स के SSC से रिलेटेड सारे हजारों मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं हमारी आरबी की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। ऑफिसर्स बैच हमारा चल रहा है, सारे सब्जेक्ट्स का, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और जीएस का, सारे एक्सपर्ट्स टीचर्स के साथ आपका ये ऑफिसर्स बैच चल रहा है। और इस ऑफिसर्स बैच में जो जो चीजें आपको मिलेंगी, जो जो चीजें हम कवर करेंगे इस ऑफिसर्स बैच में, वो यहाँ पे प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए, दोनों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को हम कवर करेंगे। इन चीजों को आप देख सकते हो इस पैक में, इस पैकेज में आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है। इसके अलावा मैथ्स का, GS जीके का टारगेटेड बैच भी अवेलेबल है, द्रोणाचार्य बैच। मैथ्स शुभम सर ले रहे हैं इसमें। GS जीके के लिए अवेलेबल है इसका टारगेटेड बैच। अगर आप केवल GS और जीके पढ़ना चाहते हो उसके लिए भी हमारे पास टारगेटेड बैच अवेलेबल है। क्लियर है। इसके अलावा हम फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के ई बुक्स को प्रोवाइड कराते हैं आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल होंगी आपके लिए, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की ई बुक्स सारे एग्जाम्स के लिए। ये हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, इस पे आप जा सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। COP का मतलब, तो सबसे पहली बात है ये COP थी किसकी, UNFCCC की COP थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 28वीं COP थी। यूनाइटेड नेशन आप जानते हो एक संस्था जो 1945 में बनी, एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी जो दुनिया के लिए क्या करती है, दुनिया के सारे, एक प्रकार से आप पंचायत, दुनिया की ये पंचायत है। जैसे आप देखोगे गांव में मुद्दे कोई हो जाते हैं उनको आपस में निपटारे के लिए पंचायत लगती है, वैसे ही दुनिया के देश आपस में लड़े नहीं, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, तो 1945 में इस पंचायत को बनाया गया। तो इसी पंचायत ने एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता है इंटरनेशनल लॉ, रूल्स और रेगुलेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ये अपनाया गया एक कानून है, एक कन्वेंशन है, जिसका पर्पज है जलवायु परिवर्तन को रोकना, क्लाइमेट चेंज को रोकना। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी में हम इस पूरे टॉपिक को किसी दिन डिस्कस करेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है। आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, इसी से रिलेटेड है, वैश्विक तापन, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो दुनिया क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक साथ आती है इस कन्वेंशन में, और इसकी COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मेंबर देशों की कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है, 28वां सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन है भैया, 28वां सम्मेलन है। पहला पॉइंट, इसकी 28वीं बैठक कहां हुई है, UAE दुबई में हुई है। हर साल इसकी बैठक होती है। क्लियर है। इससे पहली वाली बैठक COP 27 2022 में कहां हुई थी, 2022 में शर्म अल शेख, इजिप्ट, मिस्र का एक शहर है शर्म अल शेख, वहां पर हुई थी।
तो इसके नाम से डेक्लेरेशन साइंस होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दुबई डेक्लेरेशन, दुबई घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो आप कहोगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP 28 से। अगर आपसे पूछे शर्म शेख डेक्लेरेशन किससे संबंधित है, तो आप कहोगे COP 27 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आप कहोगे, आपसे पूछे COP 26 कहां हुई, किस में, ग्लासगो यूके में। उस समय आपने सुना होगा, उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे यूके के, यूनाइटेड किंगडम के बोरिस जॉनसन। वहां पे लॉन्च किया था भारत के साथ मिलकर, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था मोदी जी के लिए, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रेड एंड द वन एंड ओनली द मोदी। तो इस तरीके से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा की थी बोरिस जॉनसन ने। वो वीडियो आपको याद होगा, वो समिट कौन सी थी, ग्लासगो समिट थी यूके में। कौन सी समिट की, COP 26। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो इंडिया में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP 8, कौन सी COP 8 पहली बार इंडिया में हुई 2002 में। कब भैया, 2002 में हुई थी। इस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP 8 8वीं मीटिंग इंडिया में 2002 में हुई थी। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम अगर मैं बात करूं कि इसकी फर्स्ट टाइम मीटिंग कहां हुई थी, तो वो न्यू दिल्ली में हुई थी। कहां हुई थी भैया, न्यू दिल्ली में हुई थी, 2002 में हुई थी COP 8। इंडिया में सेकंड मीटिंग, सेकंड COP इन इंडिया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की सेकंड COP इंडिया में कहां होने जा रही है, न्यू दिल्ली में होगी। और कब होगी ये, COP 33 होगी। और कब होगी, 2028 में, जिसका प्रपोजल इस COP 28 जो अभी लेटेस्ट हुई थी उसमें प्रधानमंत्री जी ने इस प्रपोजल को रखा है वहां पे। तो इंडिया 2028 में 33वीं COP को फिर से होस्ट करेगा न्यू दिल्ली में। इससे पहले इंडिया में फर्स्ट टाइम COP न्यू दिल्ली में हुई है, COP 8, जो कब हुई है, 2002 में हुई है। ये इंडिया में पहली बार हुई थी। अब मैं अगर बात करूं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP 1 पहली मीटिंग इसकी कहां हुई, तो इसका कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था 1992 में रियो अर्थ समिट में। और उसके बाद पहली बार इस कन्वेंशन पर, इस कानून पर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए दुनिया के सारे मेंबर कंट्रीज इसके साथ आए, इकट्ठे हुए COP 1 में। और वो COP हुई थी कहां पर, बर्लिन में। बर्लिन कहां है आपको पता है, जर्मनी में है। बर्लिन कहां पर है, जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। कब, 1995। तो पहली COP कब हुई ये भी हमें पता होना चाहिए। 1995 में पहली COP हुई, बर्लिन में हुई। अभी COP 28 हुई जो दुबई में हुई। इंडिया में पहली COP 8वीं हुई जो 2002 में हुई न्यू दिल्ली में। और इंडिया में सेकंड COP 2028 में होगी, COP 33, जो कि न्यू। तो हमने बात कर ली पहली COP कहां पे हुई, इंडिया में पहली बार 2002 में COP 8 हुआ। और इंडिया में सेकंड COP कब होगी, 2028 में COP 33। नाउ अगर हम बात करें कि ये कन्वेंशन जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको एडॉप्ट कब किया गया था, तो इसको एडॉप्ट किया गया था रियो अर्थ सम्मेलन। आपको दिख रहा होगा ये 1992। पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन के लीडरशिप में यहां पे एकजुट हुई। रियो डी जेनेरियो एक शहर है ब्राजील का बहुत फेमस। 1992 में रियो अर्थ समिट होती है, जिसको रियो पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, केवल पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं। वहां पे दुनिया इकट्ठी होती है। और यहां पर रियो अर्थ समिट 1992 में यूनाइटेड नेशन की लीडरशिप में 3 कन्वेंशंस को अडॉप्ट किया जाता है। कन्वेंशन मतलब इंटरनेशनल लॉज को अडॉप्ट किया जाता है। पहला, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब क्लाइमेट चेंज को काउंटर करना है, उसके लिए दुनिया इकट्ठी हो रही है। उसके लिए कन्वेंशन, एक लॉ फाइल जो है सिग्नेटरी हो रही है, साइन कर रही है, हस्ताक्षर कर रही है पूरी दुनिया, जो जो उसके मेंबर कंट्रीज इस समय हैं। इसके अलावा दूसरा था UNCBD, यूनाइटेड नेशन
कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कैसे हम जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा दें, उसका प्रोटेक्शन कैसे करें, उसका कंजर्वेशन कैसे करें, उसका संरक्षण कैसे करें, उसके लिए यूएनसीबीडी दूसरा कन्वेंशन इस रियो और समिट 1992 में एडॉप्ट किया गया। और तीसरा था यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, पूरी दुनिया में मरुस्थलीकरण को रोकना। मरुस्थली आपने सुना है, डेजर्ट सॉइल, बैरन लैंड होती है, डेजर्ट मतलब जो है अनुपजाऊ भूमि होती है। अगर डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जाएगा, सॉइल क्या होती जाएगी, बैरन होती जाएगी, सॉइल डिग्रेड होती जाएगी, तो फिर एग्रीकल्चर क्राइसिस आ जाएगा, फूड क्राइसिस आ जाएगा पूरी दुनिया में। और बहुत तेजी से जो सॉइल डिग्रेडेशन बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है, डिग्रेड हो रही है, वो डेजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है, उसको रोकने के लिए तीसरा कन्वेंशन इसी रियो और समिट 1992 में अडॉप्ट किया गया, यूएनसीसीडी। तो ये तीन कन्वेंशन इस रियो और समिट में 1992 में एडॉप्ट किए गए। साथ ही साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस रियो और समिट में एक और चीज एडॉप्ट की गई जिसका नाम है एजेंडा 21। एजेंडा 21, एजेंडा 21 मतलब 21st सेंचुरी, जो सन 2000 के बाद, वर्ष 2000 के बाद स्टार्ट होगी, जो आज हम 21st सेंचुरी में हैं, जो 2099 तक पूरी होनी है। तो इस 21st सेंचुरी का एजेंडा क्या होगा, उस पर बात करनी थी। एजेंडा क्या होगा, हम दुनिया किस चीज के लेके आगे बढ़ेगी। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, एजेंडा 21 कब एडॉप्ट हुआ, रियो अर्थ समिट 1992 में एडॉप्ट किया गया। और ये किससे संबंधित है, तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, ये संबंधित है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन करे, मेंटेन करे अपने आप को, जहां पे ऐसा डेवलपमेंट जो टिकाऊ हो, लॉन्ग ड्यूरेबल हो। इसका मतलब लॉन्ग ड्यूरेबल तभी होगा, सस्टेनेबल तभी होगा जब डिजास्टर्स नहीं आएंगे, नेचुरल डिजास्टर्स नहीं आएंगे। और नेचुरल डिजास्टर्स तभी नहीं आएंगे जब हम एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसा डेवलपमेंट जो इको फ्रेंडली हो, जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जिससे आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स ना आए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहे, इको फ्रेंडली हो, उसका ऐसे डेवलपमेंट का इकोलॉजी पर और एनवायरनमेंट पे कोई बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, ऐसे डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसका कम से कम डिग्रेडेशन हो, पर्यावरण के अनुकूल विकास करना है, साथ ही साथ जिसमें जनरेशनल, इंटरजनरेशनल इक्विटी हो, मतलब रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करें कि वो रिसोर्सेज अगली पीढ़ी के लिए भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां, नेक्स्ट जनरेशन, हमारी फ्यूचर जनरेशंस भी उन रिसोर्सेज का यूज करके खुद को सर्वाइव कर सकें, खुद को आगे बढ़ा सकें। उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस रियो अर्थ समिट में 1992 में एजेंडा 21 एडॉप्ट किया गया और 3 कन्वेंशंस को एडॉप्ट किया गया। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज को काउंटर करता है, यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, और यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो दुनिया में डेजर्टिफिकेशन को रोकता है। देखिए, रियो अर्थ समिट 1992 में होती है, कौन बुलाता है भैया, यूनाइटेड नेशन। कहां पर, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में एक शहर है, दक्षिण अमेरिका का शहर, देश आपको पता है, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका का ब्राजील, और वहां पर एक शहर है रियो डी जेनेरियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है और इसके परिणाम क्या आए, एक बना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब ये किसको काउंटर करने के लिए, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ये बना। दूसरा क्या है, यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या बनाया गया, इसके भी सीओपी होती हैं यूएनसीसीबीडी की।
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के कंजर्वेशन को, संरक्षण को, उसके प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना है। फ्लोरा और फौना, वनस्पति और जीव जंतुओं की डायवर्सिटी को बढ़ावा देना है, उन्हें प्रोटेक्शन देना है, उनका कंजर्वेशन करना है। और तीसरा यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसका पर्पज है दुनिया में बढ़ते हुए डेजर्टिफिकेशन को रोकना। दुनिया की जो उर्वरा शक्ति है सॉइल की, दुनिया की जो एग्रीकल्चर लैंड है, दुनिया में जो लैंड है, जो सॉइल है, मृदा है, वो मरुस्थल में ना बदल जाए, मरुस्थलीकरण ना हो, दुनिया में मरुस्थलीकरण ना हो। इस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यूएनसीसीडी बनाया गया। नाम ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, मतलब इंटरनेशनल लॉ टू कॉम्बैट, लड़ने के लिए, किससे? डेजर्टिफिकेशन से। क्लियर? तो ये तीन किसके परिणाम है? रियो और समिट के, और इन तीनों की अलग अलग सीओपी होती हैं। उसमें सीओपी 28 किसकी हम डिस्कस कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशन FCCC की। अगला इसका बहुत इंपॉर्टेंट सीओपी है 21। कौन सा सीओपी? 21। कब? 2015। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2015 में जो सीओपी हुआ, उस सीओपी में क्या अपनाया गया? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट डील भी कहते हैं इसको, पेरिस क्लाइमेट डील या पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अपनाया गया, पेरिस जलवायु समझौता अपनाया गया। बहुत फेमस है, 2015 में अपनाया गया। किससे संबंधित है? क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने से। कई क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका पर्पज है जलवायु परिवर्तन को रोकना, भारत इसको अपना चुका है। क्लियर? अगला, ये समझौता किसको रिप्लेस करेगा? तो इससे पहले अब तक चला आ रहा था समझौता, जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। क्या नाम था भैया? क्योटो प्रोटोकॉल। कब अपनाया गया क्योटो प्रोटोकॉल? 1997 में अपनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? इसी जलवायु परिवर्तन को रोकने से संबंधित था क्योटो प्रोटोकॉल। और इसी क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया कब गया? तो 1997 में इसको अडॉप्ट किया गया। और ये लागू कब से कब तक रहा? 2005 में लागू हुआ। और कब तक लागू रहा? 2020 तक। 2 फेज में लागू रहा। पहला फेज इसका था 2005 से 2012 तक, और दूसरा फेज था 2012 से 2020। ये 2 फेज इसके थे। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। क्लियर है? तो इसको रिप्लेस करेगा पेरिस जलवायु समझौता। किसको रिप्लेस करेगा? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन को काउंटर, क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अच्छा, कुछ एक चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल शहर है कहां पर? मॉन्ट्रियल शहर है कहां पर? कनाडा में, ध्यान रखना है। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया 1987 में। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन डिप्लीशन को रोकना, ओजोन क्षरण को कम करना। ओजोन जो परत है, ओजोन लेयर है, ओजोन डिप्लीशन ना हो, ओजोन का क्षरण ना हो, उसको कम करना है। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs गैसेस के इमिशन को रोकना है, इस गैसेस को कंट्रोल करना है, इनका यूज खत्म करना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीशन के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन सी गैसें ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर? और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस कहाँ यूज होती हैं? ये यूज होती हैं शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में यूज होती हैं भैया। कहाँ यूज होती हैं? कूलेंट के रूप में यूज होती हैं। कहाँ पर? AC में। कहां पर? रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में। और कहां पर? व्हीकल्स में, वाहनों में इंजन को ठंडा रखने के लिए यूज होती हैं। तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 2 और प्रोटोकॉल हैं, एक नगोया प्रोटोकॉल। नगोया जापान का एक शहर है। इस नगोया प्रोटोकॉल को 2010 में अपनाया गया। और एक है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल।
ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में अपनाया गया। दोनों प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और दोनों प्रोटोकॉल संबंधित हैं यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। मतलब दोनों का पर्पज है जैव विविधता को आगे बढ़ाना, जैव विविधता को बढ़ावा देना। क्लियर? तो देखिए इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सीएफसी पे कंट्रोल लगाया गया कि भैया हम कूलेंट में सीएफसीज का यूज नहीं करेंगे। तो सीएफसीज को किसने रिप्लेस किया? तो इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला गया सीएफसीज का यूज अब बंद कर देंगे और सीएफसीज की जगह अब किसका यूज करेंगे? एचएफसीज का, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का। तो आज के टाइम में कूलेंट के रूप में क्या यूज होते हैं? एचएफसीज गैसें होती हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी गैसेज किसके लिए जिम्मेदार हैं? तो सीएफसी गैसेस जिम्मेदार हैं किसके लिए? ओजोन के क्षरण के लिए, ओजोन के डिप्लीशन के लिए। तो भैया ये इसको रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो हैं, जो कूलेंट के रूप में एसी में, फ्रिज में, जिसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं, और व्हीकल्स में यूज होती हैं ठंडा करने के लिए इंजन को, उन गैसेस, ये गैसेस ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट कर रही हैं। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाना, ग्लोबल मतलब दुनिया का, वार्मिंग मतलब गर्म हो जाना, वैश्विक तापन को बढ़ावा दे रही हैं। और ये क्योंकि ये कैसी गैसेस हैं? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्या है एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस? ये पूरा टॉपिक हम लेंगे किसी दिन, एक टॉपिक पूरा एनवायरमेंट इकोलॉजी का, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी उसी टॉपिक में हम बताएंगे क्या होता है, सुना होगा आपने। और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और इससे हो रहा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो भैया एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको एचएफसी को अपनाया गया, तो इसने दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सीएफसी किसके लिए जिम्मेदार है और एचएफसी किसके लिए जिम्मेदार है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार ने एक टारगेट सेट किया है कि हम नेट जीरो कार्बन इमिशन को प्राप्त करेंगे। किस प्रतिबद्धता के अंतर्गत? कौन सा भारत ने अपनाया? हमने भी तो अपनाया है, पेरिस क्लाइमेट डील हमारे देश ने अपनाया है, पेरिस जलवायु समझौता 2015 का, और इसी के अंतर्गत कार्बन इमिशन को कम करना है हर देश को। तो हमने भी कहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने आज से 2 साल पहले अनाउंसमेंट किया था कि हम नेट जीरो कार्बन इमिशन को प्राप्त कर लेंगे। कब तक? 2070 तक। कहां दिख रहा है आंसर? आंसर सी हो गया। नेट जीरो का मतलब क्या है? जितना कार्बन इमिशन करेंगे, कार्बन का उत्सर्जन करेंगे, उतना ही कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे, कार्बन को सिंक करेंगे, नेट जीरो हो जाएगा। कार्बन को एमिशन किससे होता है? आपको पता है, व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल का यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट्स चलते हैं, वहां कोयला जलता है, तमाम तरीके की, जहां भी आपने सुना होगा पराली जलाई जाती है, उससे होता है। जहां भी कोई भी चीज जलती है तो कार्बन इमिशन होता है तमाम तरह का। बहुत सारी एचएफसी गैसेज यूज होती हैं, उससे बढ़ता है ग्रीन हाउस गैस। तो इन सब तरीके से जो कार्बन उत्सर्जन होता जा रहा है, तो कार्बन सिंक कार्बन सिंक किससे होगा? कार्बन सिंक का मतलब कार्बन को एब्जॉर्ब करना। और कार्बन को एब्जॉर्ब कौन करता है भैया? प्लांटेशन करके, फॉरेस्टेशन करके। क्योंकि वृक्ष फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। क्लियर है? तो ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन को बढ़ावा देना है, फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना है, जिससे कार्बन सिंक बढ़ता जाएगा। कार्बन, जिसको कार्बन सिंक भी कहते हैं, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी कहते हैं, कार्बन एब्जॉर्प्शन की कहते हैं। और लगातार कार्बन इमिशन को कम करना है, इसके लिए ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ावा देना पड़ेगा। हम सोलर एनर्जी का यूज करेंगे, हम विंड एनर्जी का यूज करेंगे, हम हाइड्रो पावर का यूज करेंगे, हम न्यूक्लियर पावर का यूज करेंगे, हम बायोगैस, बायोमास एनर्जी का यूज करेंगे, हम एथेनॉल, बायोमास में एथेनॉल का यूज करेंगे, हम सीएनजी और एलपीजी की जगह, ये दोनों नेचुरल गैस जो कार्बन इमिशन होता है उससे नेचुरल गैस के ही पार्ट हैं, हम यूज करेंगे बायोमास एनर्जी, जिसको सीबीजी कहेंगे, कंप्रेस्ड बायोगैस। इस तरीके से हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर जाएंगे तो कार्बन इमिशन को कम करते जाएंगे और प्लांटेशन और वृक्षारोपण बढ़ा के कार्बन सिंक बढ़ाते जाएंगे। और भारत की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय
वन नीति जो है हमारी, उस राष्ट्रीय वन नीति का एक टारगेट भी है। राष्ट्रीय वन नीति का टारगेट है कि कितना वन प्राप्त करना है टोटल एरिया में, 33% फॉरेस्ट एरिया का टारगेट पूरा करना है। भारत के टोटल एरिया में 33% क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। अभी लगभग 24% के आसपास हैं, टारगेट है हमारा 33% का। नेक्स्ट सीओपी 2024 में, सीओपी 24 नहीं होगी, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, सीओपी 29 होगी। क्या होगी, 24 ना होके सीओपी 29, क्योंकि अभी 2080 तो ही है। कहां पर होगी, किस रीजन में आयोजित होनी है, तो वो होनी है ईस्ट यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, पूर्वी यूरोप में, जिसमें रसिया आता है ना, जिसमें बहुत सारे पोलैंड आता है, जिसमें आपने सुना होगा आर्मेनिया आता है, अजरबैजान उसमें आ जाता है, जॉर्जिया आ जाता है, बहुत सारे देश आ जाते हैं, है ना, यूक्रेन आ जाता है। इसके अभी डिस्प्यूट हो गया था इस बात को लेके, क्योंकि जब रसिया के साथ वाले देश कह रहे थे अगर हम करेंगे आयोजित, तो जो यूक्रेन और यूरोप और अमेरिका के सपोर्टर देश थे वो मना कर देते थे कि नहीं ये नहीं कर सकते। और जब वो लोग करते थे यूक्रेन और अमेरिका और यूरोप के सपोर्टर कि हम करेंगे आयोजित, तो रसिया और उसके साथ वाले देश मना करते थे, मतलब अपोज करते थे। तो लास्ट में सेंसस, ये कंसेंसस डेवलप हो गया, आम सहमति बन गई कि ईस्टर्न यूरोप का अजरबैजान, जो सेंट्रल एशिया का देश है, अजरबैजान जिसकी कैपिटल बाकू है, रसिया से लगता देश है, इसमें होगी सीओपी 29। तो देश का नाम भी लिख दिया मैंने, कहां पे होगी, अजरबैजान में। अगला, जलवायु परिवर्तन को रोकना है कब, 2100 तक, है ना, पूरी सेंचुरी मैंने बताई, एजेंडा 21, 2100 तक पृथ्वी के, तो जलवायु परिवर्तन को अगर इसी सेंचुरी में रोकना है तो पृथ्वी का जो तापमान है वो कितने डिग्री सेल्सियस ना बढ़ जाए, उससे कम रखना है, वो है 1.5 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के तापमान अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड माना जाता है 1960 का डिकेड, उससे अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया पृथ्वी का, तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी गर्म होगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, क्लाइमेट चेंज होगा, वेदर में चेंज आएगा। जहां ठंड होगी, वहां जहां ठंड पड़ती होगी वहां गर्मी का एहसास होगा, जहां गर्मी होती होगी वहां कम गर्मी पड़ेगी, ठंड का एहसास होगा। जहां वर्षा होती होगी ज्यादा, वहां सूखा पड़ेगा, जहां बाढ़ आती होगी सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ता था वहां बाढ़ आएगी। तमाम तरीके की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलेंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, फूड क्राइसिस आ जाएगा, वाटर क्राइसिस आ जाएगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, पीने का पानी सब समुद्र में चला जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, तो शायद डूबने लगेंगे, जो आइलैंड देश हैं वो डूबने लगेंगे, जो कोस्टल सिटीज है वो डूबने लगेंगे, है ना। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, पूरा एक टॉपिक लाएंगे, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, क्या उसके इंपैक्ट हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों में आती है, ग्रीन हाउस गैसेज में, अभी मैंने आपको लिखा था, एक HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आती है ग्रीन हाउस गैसेज में, कार्बन के ऑक्साइड आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स आते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 साइज होता है ना, और PM10 ये सब आते हैं। ये सारे तो CO2, SO2 और मीथेन आता है, CH4 मीथेन आता है। तो ये सारे आंसर हैं, ऑल ऑफ दी एबव आंसर। COP21 में भारत ने किस देश, तो COP21 में पेरिस क्लाइमेट डील एडॉप्ट की गई, जो कहां पे हुई थी, फ्रांस के कैपिटल पेरिस में 2015 में पेरिस जलवायु समझौता। उसी दौरान पेरिस जलवायु समझौते के साथ साथ भारत ने किस देश के साथ, फ्रांस के साथ, किस देश के साथ, फ्रांस के साथ मिलकर किसकी शुरुआत की, ISA। ISA क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा और कर्क रेखा, इसके बीच में जो देश हैं, क्योंकि सूर्य का मूवमेंट ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया, सूर्य का मूवमेंट इन्हीं दो के बीच में होता है, तो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो सोलर पावर, तो इसका पर्पज है सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, और एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद सोलर ग्रिड्स तैयार करना, जिससे एक देश से दूसरे देश सोलर एनर्जी को ट्रांसफर करके दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के देशों को एक साथ लाना है, क्योंकि इन देशों के भी पास सोलर एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल मैंने पहले ही बता दिया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन
क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। कब अपनाया? 1997 में अपनाया। लागू कब हुआ? ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आंसर हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल की जगह पेरिस जलवायु समझौता कब अपनाया गया? तो आपको पता है कब अपनाया गया। COP21 2015 में अपनाया गया। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से लागू हुआ? आपको पता है 2005 से लागू हुआ। कब तक? 2020 तक। दोनों फेज मैंने लिख दिए। तो 2005 से लागू हुआ। अपनाया कब गया? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल किस अवधि के लिए प्रभावी रहा? अभी मैंने लिखा 2005 से 2020, जिसमें पहला था 2005 से 2012 तक पहला फेज, और दूसरा फेज था 2013 से 2020 तक। अब नया प्रोटोकॉल कौन सा इसकी जगह ले लेगा? उसका नाम है पेरिस क्लाइमेट डील। पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष से प्रभावी हुआ भैया? बता दो। 2021 से प्रभावी होगा। 2020 तक तो क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल है। अगला, एजेंडा 21 मैंने बताया कौन सा? रियो अर्थ समिट में अपनाया गया। रियो अर्थ समिट है ना, कब हुई? 1992 में यूनाइटेड नेशन ने करवाई थी। एजेंडा 21 21वीं सदी का सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट को, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए अपनाया गया था। सतत विकास के लिए अपनाया गया था। इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को बढ़ावा देते हुए डेवलपमेंट करना। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? मैंने बताया वैश्विक तापन। वैश्विक तापन मतलब पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाना। तो इंक्रीजिंग द अर्थ टेम्परेचर बिल्कुल सही है। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने पे ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी सारा समुद्र में चला जाएगा। तो वाटर का जो सी लेवल है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो इंक्रीजिंग सी वाटर लेवल बिल्कुल सही बात है। अगला, ग्लेशियर मेल्ट होंगे टेम्परेचर से, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर तीनों हो गए। तो इसके अगर इफेक्ट देखें तो तीनों हो गए। अगर वो पूछे ग्लोबल वार्मिंग है क्या, तो आंसर क्या हो गया? पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाना। इसके इंपैक्ट तीनों हैं, तीनों इससे रिलेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज समझौते को कब अपनाया गया? बता दो भैया। 1992 रियो अर्थ समिट। कौन सा रियो अर्थ समिट का 3 परिणाम निकले थे? UNFCCC, UNCBD बायोडायवर्सिटी से संबंधित, और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए CCD। 1 2 3 ऑल ऑफ दी एबव। कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन? मॉन्ट्रियल मैंने लिखवाया है, सारे डिस्कस किए हैं। क्या था? CFC गैसेस को रोकना। 1987। मॉन्ट्रियल शहर है किसका? कनाडा का। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। ये हमारी आज की करंट अफेयर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उससे आज तक वनडे एग्जाम्स में एज वेल है IAS और स्टेट PCS एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। तो हमने ये कवर कर लिया पूरा टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको पहुंचा दी। आई होप कि आपको बहुत पसंद आ रही होगी हमारी ये GS की सीरीज। हम चाहते हैं कि आप लोग इसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करें, और हम और तेज़ी से GS की वीडियोस आपके लिए लाते जाएंगे। और आपका पूरा GS का जो टारगेट हमने रखा है कि CGL का अगला एग्जाम जब तक हो, या कोई वनडे एग्जाम या CGL का एग्जाम हो, तब तक हम सारे GS, सारे सब्जेक्ट GS प्लस करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन सहित कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।